नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा लेकर आई हूँ अध्याय 8 स्थानीय स्वशासन। स्थानीय शासन 11th क्लास NCERT भारत का संविधान पुस्तक में से। विद्यार्थियों, इस स्थानीय शासन में आज हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन क्या होता है, स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है और स्थानीय शासन के अंतर्गत कौन कौन से शासन व्यवस्था आती है। स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1993 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से स्थानीय शासन के क्या महत्व है, उसकी आवश्यकता क्या थी, उसके लाभ क्या हैं, इन सभी की बात हम करेंगे। और ग्राम पंचायत व्यवस्था, पंचायती राज की व्यवस्था कब शुरू हुई, 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या है, थुंगन समिति की क्या रिपोर्ट थी, इन सभी विषयों पर हम आज विचार विमर्श करेंगे। विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं अध्याय 8 स्थानीय शासन। इसका सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफी नहीं होती है। केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? केंद्रीय सरकार और प्रादेशिक यानी राज्य स्तर की सरकार की मौजूदगी यानी उसका होना ही खाली लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करना, यानी कि जिस स्थान विशेष में जहां हम रहते हैं वहां का प्रशासन किस प्रकार से चलता है, उस प्रशासन को चलाने वाले या स्थानीय मामलों को देखने वाली जो सरकार होती है उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। और साथ में वह स्थानीय शासन ही लोकतंत्र की मजबूती का आधार भी होती है। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन भी करेंगे। हम यह भी पढ़ेंगे विद्यार्थियों कि स्थानीय सरकार का महत्व क्या है और उसे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हैं। यह अध्याय पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि स्थानीय शासकीय निकायों का महत्व क्या होता है। संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए और स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। तो विद्यार्थियों, अब इसी क्रम में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थानीय सरकार क्या होती है। मध्य प्रदेश का एक जिला सीहोर, हम एक घटना की बात करते हैं विद्यार्थियों। मध्य प्रदेश का एक जिला सीहोर, गीता राठौड़ इसी जिले की जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है। एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई, लेकिन सन 2000 में गांव वालों ने अच्छे कामों का इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुना। इस बार गीता एक सामान्य सीट से चुन ली गई। गीता गृहिणी हुआ करती थी, लेकिन वह राजनीतिक रूप से एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। विद्यार्थियों, उन्होंने अपनी पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाब को पक्का बनवाने, स्कूल की इमारत, गांव में सड़क बनवाने में किया। गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचारों से लड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपने गांव में वन तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में किया। देख सकते हैं विद्यार्थियों, पंचायत राज अपडेट खंड 11 संख्या 3 फरवरी 2004 में। अब देखिए, सफल महिला की ऐसी ही एक कथा और भी है जिसको आप सुन करके काफी प्रसन्न रहे होंगे। यह महिला तमिलनाडु के एक गांव वेंगसल की सरपंच थी और सन 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी यानी 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन भी आवंटित की थी। विद्यार्थियों, यह जमीन वेंगवसल ग्राम पंचायत के दायरे में थी और उच्चतम अधिकारियों के निर्देश पर कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने वेंगवसल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है
उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराए। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। गांव पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। विद्यार्थियों, उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश को जायज बताया और अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की और खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया। न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है। पंचायत राज अपडेट खंड 12 जून 2005। विद्यार्थियों, ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं हैं। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी। विद्यार्थियों, ये कथाएं इस बदलाव का सबूत पेश करती हैं कि किस प्रकार से गांवों में या हमारे देश में ग्राम पंचायत की स्थापना और स्थानीय शासन की शुरुआत हुई। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। विद्यार्थियों, स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन होता है। इस स्थानीय शासन से आम नागरिक जो है अधिक नजदीक होता है उस शासन सत्ता के। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिकों की समस्याएं, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य घटक हैं। कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी यह आवश्यक है। स्थानीय शासन का फायदा यह होता है विद्यार्थियों कि यह लोगों के सबसे नजदीक होता है और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से और कम खर्च में भी हो जाता है। गीता राठौड़ वाले मामले में हमने देखा कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमनीय तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव किया। इसी प्रकार से वेंगवसल गांव की जमीन पर उस गांव का ही हक रहा और अपनी जमीन के साथ क्या करना है यह फैसला करने का अधिकार भी गांव के हाथों में ही रहा। ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू प्रयासों के कारण संभव हुआ विद्यार्थियों, और इस तरह स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर भी साबित हुआ। लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी। लोकतंत्र का रिश्ता है जवाबदेही। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। गीता राठौड़ की कहानी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटनाओं में से एक है। वेंगवसल ग्राम पंचायत ने अपनी जमीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया। यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन की मिसाल है। स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक यानी सामान्य नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, उनकी आवश्यकताओं यानी जरूरतों, उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए। मतलब जो इनको करने वाले हैं उन लोगों के हाथों में रहने चाहिए। लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है विद्यार्थियों, ये बहुत ही आवश्यक है। स्थानीय शासन आम जनता प्रादेशिक और केंद्रीय सरकार से कहीं ज्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है। उसे प्रादेशिक यानी राज्य स्तरीय शासन और केंद्रीय शासन से इतनी नजदीकी नहीं होती है, इसलिए उसके बारे में इतनी जानकारी उसके पास नहीं होती है। लेकिन स्थानीय शासन जो उसके बिल्कुल नजदीक होता है, इसलिए उसकी जानकारी वह अधिक रखती है। स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या करने में नाकाम रहा है, आम जनता का इस सवाल से कहीं ज्यादा सरोकार होता है। क्योंकि इस बात का सीधा असर उसके रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इस तरह
स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजबूत बनाने के समान है। मतलब जहां स्थानीय शासन की व्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत होंगी। विद्यार्थियों, ये देखिए कार्टून में किस प्रकार का व्यंग किया गया है। क्या ये संभव है विद्यार्थियों कि हमारे यहाँ सरकार सिर्फ स्थानीय स्तर पर हो और राष्ट्रीय स्तर पर इसके समायोजन का निकाय हो? मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने इसी तरह की कोई बात कही थी। बिल्कुल सही विद्यार्थियों, व्यंग किया गया है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की सरकारों की बात की जाती है, उसको इतनी महत्ता दी जाती है और स्थानीय शासन को इतनी महत्ता नहीं दी जाती है, जबकि महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता होने से पहले ही गांधी जी ने स्थानीय शासन, ग्राम पंचायत और नगर पालिका की व्यवस्था करने की बात पहले से ही उन्होंने काफी बार दोहराई थी और उसके लिए प्रबल सहयोग भी उन्होंने दिया था। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कहाँ पहुंचे क्या समझे। ये एक्टिविटी है बच्चों, आपको करने योग्य है। ये स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, कैसे आप बताइए। ऊपर जो उदाहरण दिए गया है, तमिलनाडु सरकार को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? आपके पास और कोई राय हो तो आप बता सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार को क्या करना चाहिए। अब देखिए भारत में स्थानीय शासन का विकास किस प्रकार से हुआ। विद्यार्थियों देखिए, हम चर्चा करते हैं भारत में स्थानीय शासन के विकास की, वो कैसे हुआ। हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है? माना जाता है विद्यार्थियों कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। आपको याद होगा विद्यार्थियों कि जब हम प्राचीन समय में हमारा पूरा राज्य, पूरा देश जो है गांवों का शासन या गांवों का राज्य कहलाता था, गांवों का देश कहलाता था, तो सभी जगह संघ बना करके या पंच बना करके ही सारे फैसले स्थानीय स्तर पर ले लिए जाते थे। समय बीतने के बाद ही विद्यार्थियों गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया और समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी धीरे धीरे बदलने लगे। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे और इसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी भी की थी। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड यानी लोकल बोर्ड कहा जाता था। किसे? इन निकायों को लोकल बोर्ड कहा जाता था। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज्यादा कारगर बनाने के लिए और जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति एज इट इज जारी रही और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण दो शब्द हैं विद्यार्थियों। ये केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है कि सारी सत्ता केंद्र के अधीन हो और विकेंद्रीकरण का तात्पर्य यह होता है आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विकेंद्रीकरण विभाजन होना चाहिए। जैसा कि हमने संघवाद वाले अध्याय में भी हमने पढ़ा था, केंद्रीय स्तर पर शासन, राज्य स्तर पर शासन और इसके साथ हम विकेंद्रीकरण में पढ़ते हैं स्थानीय स्तर पर भी शासन। तो इस प्रकार से आर्थिक और राजनीतिक का विकेंद्रीकरण होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए। विद्यार्थियों, उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि ये सफल हो। इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज्यादा शक्तियां थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात भी शामिल थी और इस कारण हमारे नेताओं के लिए आजादी का अर्थ एक आश्वासन था कि फैसला लेने में तथा कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। अब देखिए किस प्रकार का व्यंग है ये। मैं अतीत के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मेरे मन में यह आशंका जरूर उठती है कि गांव की पंचायत के लिए चुनाव न हो तो ऐसी पंचायत में गांवों के बुजुर्गों, अमीर लोगों और समाज के ऊपरी तबके के पुरुषों का बोलबाला ही रहेगा।
इसके बाद हम ये देखते हैं विद्यार्थियों कि भारत की आजादी का मतलब होना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा कि आजादी का मतलब होना चाहिए कि समूचे भारत की आजादी। आजादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए, मतलब निचले स्तर से, मतलब गांव स्तर से होनी चाहिए। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। इसका मतलब यह है कि गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों में को खुद निपटाने का काबिल होना पड़ेगा और अनगिनत गांवों से बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते हुए ऊपर चढ़ते दायरे होंगे और जीवन का एक पिरामिड की तरह होगा। जीवन जो है एक पिरामिड की तरह होगा जिसमें शीर्ष आधार पर, जिसमें वो जो है शीर्ष आधार पर टिका होगा। शीर्ष आधार पर, जिसको हमने केंद्र शासन की बात बता रहे हैं इसके अंदर, तो केंद्र शासन पर वह टिका रहेगा। ये महात्मा गांधी का वक्तव्य था और बहुत ही उचित वक्तव्य था। विद्यार्थियों, जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निश्चय सिद्धांतों में भी यही चर्चा है। इसमें कहा गया कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चलेगी। जैसा कि आपने अध्याय 2 में भी पढ़ा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग होने के कारण संविधान का यह प्रावधान अदालती वाद के दायरे में नहीं आता और इसकी प्रकृति प्रधानतः सलाह मशवरे की ही है। विद्यार्थियों, ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसले को, जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथोचित महत्व नहीं मिला। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? यहाँ कुछ कारण बताए जा सकते हैं। जैसे पहली बात कि देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत करने में लगा रहा। नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा भी मानते थे। दूसरा, संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज उठ रही थी और इसका कहना था कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत के ऐसे माहौल में यह उद्देश्य मटियामेट हो जाएगा। बहरहाल देखें तो हम किसी भी सदस्य ने विकास योजनाओं में जन भागीदारी के महत्व से इनकार नहीं किया। संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत हो, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांवों में गुटबाजी और अन्य बुराइयों के मौजूद होते ऐसा करना शायद ठीक नहीं होगा। आप देखिए, अनंत शयनम अयंगर, संविधान सभा के वाद विवाद, खंड 8 पृष्ठ 428 और 17 नवंबर 1948 को। लोकतंत्र के हक में गांवों को स्वशासन, यहाँ तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम गांवों को सुधारने और शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को की जड़ें जमाने में समर्थ हों। तो इसी प्रकार अयंगर जी ने ये संविधान सभा के वाद विवाद में कहा। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। इस वीडियो में हमने जाना कि स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला, 1993 में। स्थानीय शासन निकायों का महत्व क्या है, शासन को अधिक मजबूत बनाना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, शासन के अंतर्गत आम आदमी जो है सबसे अधिक नजदीक होता है स्थानीय शासन के अंतर्गत। कारगर और जनहितकारी प्रशासन में स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्थानीय शासन स्थानीय लोगों के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए वह अपनी समस्याओं को समाधान अतिशीघ्र कर सकता है। स्थानीय शासन में होने वाले कार्यों का सरोकार वहां की जनता के रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। इसी प्रकार की इसकी आवश्यकता के बारे में भी हमने जाना कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्थानीय शासन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से हमने विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हुए इस स्थानीय शासन को हमने समझने का प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि यह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि स्थानीय शासन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे स्वतंत्र भारत में किस प्रकार से स्थानीय शासन की व्यवस्थाएं की गई। धन्यवाद एंड नमस्कार।